नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत ही बेहद खुशी महसूस हो रही है कि ये सवर्ण महासंघ उन विद्यार्थियों के लिए है जो प्रतिभाशाली हैं। ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याओं से अपने भविष्य को निखार नहीं पा रहे हैं, सुनहरा अवसर वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सवर्ण महासंघ फाउंडेशन ने एक ऐसी पहल शुरू की है जहां से उन्हें दी जाएगी निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क अभियान है दोस्तों, इसमें आप सभी जुड़ सकते हैं और यहां से सीख सकते हैं और यहां से अपनी सफलता, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सवर्ण बच्चों के लिए फ्री कोचिंग संस्थान है। इसके माध्यम से यूपीएससी, पीएससी की उन समस्त परीक्षाओं का पूर्ण तैयारी आप सभी के साथ कराई जाएगी, आपको तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आप सभी एक बड़े सपने को साकार करने की योजना बनाते हैं, जिसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, एसडीएम, ऐसे सपनों को साकार करने के लिए हम लोग सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में आप सभी को एक बहुत ही सुनहरा अवसर दे रहे हैं। सवर्ण महासंघ फाउंडेशन लेकर के आ रहा है आप सभी के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री कोचिंग संस्थान जो आप सभी से एक भी रुपए फीस की चार्ज नहीं करेगी और आप सभी को योग्य शिक्षकों के माध्यम से आपके सपनों को साकार करने की वो समस्त आयाम उपस्थित करेगी, जिसे आपको कहीं भी भटकना नहीं होगा। मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी इस क्लास को प्रारंभ कर रहा हूं और मैं कोऑर्डिनेटर के तौर पे इस सवर्ण महासंघ में होने वाली समस्त कक्षाओं का आयोजन करूंगा। मित्रों, हमारे सपने होते हैं कि हम उच्च पदों पर पहुंचे, उच्च पदों को प्राप्त करें। भारत में बहुत सारे नौकरियां हैं। अगर हम लोग देखें तो आज वर्तमान के बदलते स्वरूप में डॉक्टर्स बनना, इंजीनियर्स बनना, अपनी कंपनी स्टार्ट करना, सीए बनना, सीएस बनना, ये बहुत सारे आयाम तो हैं, लेकिन अगर कभी रुक करके देखा जाए तो आज भी सर्वोच्च पदों में हम लोग यूपीएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। पीसीएस में सिलेक्टेड कैंडिडेट को हम लोग सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ये हमारे समाज के मार्गदर्शक हो जाते हैं, ये हमारे समाज के सुरक्षा तंत्र को देने वाले लोग हो जाते हैं। विगत कई वर्षों से इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हम सभी प्रयासरत थे। आज वो सुनहरा अवसर आ चुका है जब हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सवर्ण महासंघ फाउंडेशन एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत हम उन सभी सवर्ण विद्यार्थियों को, उन सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से उनके सपनों को साकार करने के लिए कटिबद्ध है, जो आर्थिक दयनीयता के कारण अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। कुछ पदों में जब हम बात करते हैं तो हमारे सपने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, हम किसी जिले के जिलाधिकारी बनना चाहते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, हम एक शक्तिशाली पद प्राप्त करना चाहते हैं, तब शायद ऐसे सपने पूरा करने में अर्थव्यवस्था आड़े आ जाती है। क्यों? माना जाता है कि इस तैयारी करने के लिए कोचिंग संस्थाओं की फीस बहुत ज्यादा है। कोचिंग संस्थान की फीस या इसकी तैयारी में जो समय लगता है उसमें काफी ज्यादा खर्च आ जाता है। इन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस फाउंडेशन ने यह निर्णय लिया है कि हम समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। दोस्तों, अब आपका सपना होगा साकार, क्योंकि अब हम सभी इसके लिए पूरी तरीके से हैं तैयार। यूपीएससी और पीसीएस की उन समस्त परीक्षाओं की तैयारी हम आपके साथ बहुत ही मजबूती के साथ करने आ रहे हैं। बहुत ही गुणवत्तापूर्ण नोट्स आप सभी को उपलब्ध कराए जाएंगे। अच्छे अध्यापक आपको आपका विषयवार तरीके से पाठ्यक्रम पूरा कराएंगे। अध्ययन सामग्री की कोई कमी आपको नहीं होने दी जाएगी।
क्लासेस निरंतर चलाई जाएंगी। जो भी समस्याएं आप सभी अपने फीडबैक में हमें देंगे, उसको त्वरित रूप से उसमें सुधार किया जाएगा। इन समस्त आयामों को ध्यान में रखते हुए अब श्रवण फाउंडेशन आप सभी श्रवण महासंघ फाउंडेशन आप सभी के लिए आज से एक कक्षा प्रारंभ कर रही है। मित्रों, यूपीएससी का सपना बहुत बड़ा होता है। एक व्यक्ति जब अपने परिवार से, अपने घर से, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, एक निम्न वर्गीय परिवार जब एक बड़ा सपना देखता है तो उसे काफी संघर्ष करना पड़ता है। उन समस्त समस्याओं का निदान करने के लिए पूरी रणनीति के साथ आप सभी को समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये महा फाउंडेशन पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर चुका है। आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले चंद वर्षों में एक बार पुनः समाज को नई दिशा देने के लिए अब अर्थव्यवस्था आड़े नहीं आएगी, अब कोई समस्या आड़े नहीं आएगी। आप सभी को आगे बढ़ने के लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपको वो सहयोग देंगे, आपको वो शिक्षा देंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। मैं द्विवेदी आप सभी के साथ इस प्रथम कक्षा में इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि आखिर इसकी रणनीति कैसे बनाई जाए। अभी अगर देखें दोस्तों तो यूपीएससी में अभी जो सत्र हमारा चल रहा है वो है यूपीएससी 2023। जो विद्यार्थी इसमें अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीटी का एग्जाम अपना देना चाहते हैं, उसकी एग्जाम्स की डेट भी आ चुकी है, क्योंकि उसकी एग्जाम की डेट है 28 मई। 28 मई इसकी प्रारंभिक परीक्षा की डेट है। मैं अभी तो इस परीक्षा के लिए आपसे बिल्कुल कहूंगा कि जो भी समस्याएं आपकी आए वो आप मैसेज के माध्यम से, अपने फीडबैक के माध्यम से आप हमें बताते रहें, पूछते रहें, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो समय बहुत कम है। लगभग अगर देखा जाए तो आज 68 डेज हैं हमारे पास में यूपीएससी की तैयारी के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। अगर मैं आज से आपसे वादा करूं कि आप सभी को मैं 68 डेज में प्रीलिम्स पूरा करा दूंगा, तो मैं आपसे ऐसा वादा नहीं करूंगा। हाँ, मैं वादा करता हूं बैच 2024 का कि 2024 में आप सभी मेरे साथ मिलकर के सबसे अच्छा रिजल्ट लाएंगे, एक ऐसा रिकॉर्ड खड़ा करेंगे, एक ऐसा आयाम खड़ा करेंगे जिसे पूरा देश देखेगा। 2023 की तैयारी में हम सभी एक क्रैश कोर्स के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ देने वाले हैं, जहां पे लगातार स्पीड में आप सभी के लिए वो सारी कक्षाएं कराई जाएंगी, जहां से आप अपनी तैयारी को एक फीडबैक के रूप में देख सकते हैं। कौन सा कंटेंट आपको कितना पढ़ना है, कौन सा कंटेंट आपको छोड़ना है, कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, किन चीजों पे हमें विषयगत बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखें तो हम 2024 के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए अगर देखें तो अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। हम उन सभी 9 आगंतुकों का स्वागत करते हैं, उन सभी 9 प्रतिभागियों का स्वागत करते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। उन सभी ऐसे छात्रों का स्वागत करना चाहता हूं जो चाहते हैं अपने साकार करना। मैं कि आखिर यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम समझें कि जो 2024 के बैच के बाद अगर हम लेके चलेंगे तो यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, एक बड़ा बिंदु हो जाता है। तो हम आपको इसमें बताएंगे। सबसे पहली बात देखिए, अगर पहले चरण में हम लोग देखेंगे यूपीएससी तैयारी का पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात होती है इसकी तैयारी में
सही होता है संयम और धैर्य। अगर आप धैर्य नहीं रखते, आप संयमित नहीं हैं, तो आप यूपीएससी की तैयारी एक सपने के तरीके से हो सकता है उसे साकार नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो तैयारी का जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपका जो सिलेबस है वो है अनुशासन। अनुशासन अनुशासन मित्रों, इसका दूसरा जो सिलेबस है आप स्वशासित नहीं है, आप स्वयं अपने ऊपर अनुशासन बना के नहीं रखते हैं। हम कितना भी आपको समझा लें, कितना भी आप पे दबाव डालें, लेकिन आप इस परीक्षा को सुनियोजित तरीके से तैयार नहीं कर सकते। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, आप अपने आप को मजबूत बनाने रखने के लिए, आप यूपीएससी में अपनी परीक्षा का परिणाम लाने के लिए आपको योजना क्या करना चाहते हैं, आप किस स्तर से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, कितनी देर पढ़ना चाहते हैं, क्या आपके अंदर वो जुनून है, क्या आप चाहते हैं। मेरी कविता इस माध्यम से आपको बताएगी कि मेरा कहना है कि तन समर्पित, मन समर्पित, मेरा क्षण प्रतिक्षण समर्पित, जीवन में उद्देश्य पाने को मेरा कण कण समर्पित। जब आप पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण भाव से समर्पित हो जाते हैं, तब आपकी योजनाएं बहुत ताकतवर हो जाती हैं, आप बहुत अनुशासित हो जाते हैं, आपका लक्ष्य आपके आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। अब्दुल कलाम जी ने कहा था इस तर्क में कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, सपने वो नहीं होते हैं जो हमें सोते हुए आए, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। आपको तैयार होना पड़ेगा इसके लिए, आपको अपनी योजना बनानी पड़ेगी, आपको अनुशासित रहना पड़ेगा, आपको संयम और धैर्य के हिसाब से अपने आप को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। चौथी बात हम आपसे कहें, इसका सिलेबस आप सोच रहे होंगे कि मैं हिस्ट्री बताता, पॉलिटी बताता, ज्योग्राफी बताता, ठीक है, तो क्या इस विषय को पढ़ने के बाद तैयार हो सकते हैं? लेकिन अगर आप एक बड़ा लक्ष्य रखने जा रहे हैं, आप एक बड़े लक्ष्य की तैयारी करने जा रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस तैयारी में कौन कौन से संसाधन लगाने होंगे जिसके माध्यम से आप अपनी इस पूरी बुलंदी को खड़ा कर सकते हैं। मित्रों, वो विषय तो छोटे हैं, मैं तो आपको ये बताऊंगा कि 50% मार्क्स ले आने के बाद, मात्र 50% मार्क्स ले आने के बाद आप यूपीएससी टॉपर हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। ये परीक्षा होती है, उस पद्धति में पास कर लेने के बाद, उस पद्धति को पास हो जाने के बाद आप सफल हो जाते हैं। विषय का ज्ञान हो जाने के बाद आप सफल हो जाते हैं, लेकिन विषय का ज्ञान होने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है। संपूर्ण बदलाव तब आता है जब आपके चरित्र में बदलाव आता है, आप अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाते हैं। व्यक्तित्व में बदलाव आने की जो सबसे महत्वपूर्ण विषय धारा है दोस्तों, वो है आपके अनुशासन, धैर्य, संयम और धैर्य, वो है आपका अनुशासन, वो है आपकी योजना। और अगर चौथी बात आपसे कहें यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो निरंतरता। निरंतरता एक ऐसा बिंदु है जो किसी भी व्यक्ति को सफल बना देता है। बहुत बढ़िया कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुदान, और रसरी आवत। किसी सपने को एक दिन में देखना और उसे प्राप्त कर लेना, ये मूर्खों की आदत है। बड़े मीनारों का निर्माण करने में तो जीवन को एक आयाम देने में तो समय लगता ही है। अगर कर्तव्य पथ पे चढ़ के सबसे उच्च पद तो लगता ही है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो आप सफल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले चरण की बात दोस्तों मैं करूं, 5वां सिलेबस है इसका समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन, अगर आप समय प्रबंधन करते हैं, आपके अंदर समय प्रबंधित करने की योजना है, मुझे कब उठना है, मुझे कब पढ़ना है, मुझे कितनी देर पढ़ना है, जो मैंने सपना देखा क्या मैं उतनी मेहनत कर पा रहा हूं, क्या मेरी योजनाएं उतनी बेहतर है, इन समस्त चीजों के लिए आप सभी को निर्णय लेना पड़ेगा। अगर अगले की बात करें
आत्मविश्वास। मित्रों, आत्मविश्वास एक ऐसी ऊर्जा है, आत्मविश्वास एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। लगन हर काम को आसान बना देती है और भक्ति पाषाण को भगवान बना देती है। किसी पत्थर में स्वयं चमत्कार करने की ऊर्जा नहीं होती, किसी पत्थर में स्वयं चमत्कार करने की ऊर्जा नहीं होती। वो पत्थर जिसे हम स्वयं तराशते हैं और भगवान बना देते हैं, उस पत्थर को हम ही समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कहता है कि उस पत्थर में ईश्वर है। दोस्तों, उस पत्थर में ईश्वर नहीं होता है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास कहता है कि उस पत्थर में ईश्वर है। इसलिए आप विश्वास अगर कहता है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो अवश्य भी आप कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये संशय का विषय नहीं, ये चर्चा का विषय नहीं है, आलोचना का विषय नहीं है, इस पे बहुत विचार करने का विषय नहीं, इसे 10 लोगों से तर्क के माध्यम से सिद्ध करने का भी विषय नहीं है। ये विषय स्व ऊर्जा के लिए है, आत्मविश्वास के लिए, जो आपको करना है, जो आपको सोचना है। मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन भी है कि आप सभी इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यूपीएससी तैयार वो आपका क्या है, वो सिलेबस आपका, ठीक है, वो देख लें तो समय और धैर्य, संयम और धैर्य, वो सिलेबस आपका अनुशासन है, वो सिलेबस आपकी योजनाएं हैं, वो सिलेबस आपकी निरंतरता है, वो सिलेबस आपका समय प्रबंधन है, वो सिलेबस आपका आत्मविश्वास है। अगले सिलेबस की अगर बात करें दोस्तों, तो ये इसके बाद आप देखिए कि अगला सिलेबस है अभ्यास। अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं और आपको लगता है कि जिस किसी रास्ते पे एक बार जाने के बाद आपको महसूस होता है, जैसे किसी शहर आप जाते हैं, अचानक किसी के साथ आप जाते हैं और आपको लगता है कि मैं इस शहर में होकर के आया हूं, मैं यहाँ गया, तो आपको लगता है उस शहर के बारे में पूरी जानकारी आपको होगी क्या? नहीं। जब कोई विषय आप उठाते हैं और उस विषय में आप देखते हैं कि आपने कोई किताब उठाई और आपने उस किताब को पढ़ लिया, उस किताब को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि वो किताब आपको याद हो गई? नहीं, ऐसा नहीं। अभ्यास में आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रिपल आर। दोस्तों, ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट आपको रखना पड़ेगा, अर्थात आपको रीड, है ना, आपको रिपीट, ठीक है, और आपको दोस्तों रिवाइज करना पड़ेगा, अर्थात रीड, रिपीट, रिवाइज। किसी भी एक टॉपिक को पढ़ने के लिए, जब भी कोई एक टॉपिक आप पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक को खत्म करने के लिए दोस्तों एक बार उस टॉपिक का परिचय ही नहीं पर्याप्त होता, बल्कि उसी टॉपिक को बार बार अभ्यास करना होता है। जब अभ्यास मजबूत हो जाता है तो आप सफल हो जाते हैं। जब अभ्यास आपका पूरा हो जाता है तो आप कहीं न कहीं उस विषय से अच्छी तरीके से परिचित हो जाते हैं। अभ्यास विषम विद्या, अभ्यास न होने से विद्या विषम हो जाती, विद्या समाप्त हो जाती है। आप किसी विषय में किसी बहुत कुशल हो, लेकिन आप उसका अभ्यास नहीं करते हैं, तो आप वह विद्या आपके लिए नकारात्मक हो जाती है, आप उसका उपयोग नहीं कर पाते। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानते रहना कि आप किसी चीज को कितनी स्तर से जानते हैं, उसका लेवल क्या है। दोस्तों, अगली बात अगर हम लोग करें, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिनको आप सभी को याद करना है। देखिए, इसके बाद है आपके पास सही पुस्तक, है ना, सही पुस्तक, या हम इसको कहें सही दिशा। देखिए, सही दिशा को मैं आपको परिभाषित करूंगा, तो दोस्तों ये सही दिशा बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं एक फार्मूले से मैं इसको डिस्कस करूंगा, इस फार्मूले से मैं डिस्कस करूं, तो एक फार्मूला है दोस्तों W बराबर FS इंटू cos थीटा। देखिए, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात कार्य वही है जो बल लगाया जाता है और उसकी दिशा भी निश्चित होती
कार्य न किया जाए तो वह कार्य नहीं माना जाता है। जैसे न्यूटन कहता है कि अपने सर पे आप 1000 किलो का बोझा ले लो तो मैं आपके उस कार्य को कार्य नहीं मानूंगा, अर्थात आपने अपने ऊपर दबाव लिया है। दबाव लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कार्य किया है। तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने गलती से अपने काम को दबाव महसूस किया तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी और आपका कार्य भी आपके लिए नकारात्मक हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है इस बात को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को ध्यान में रखना दोस्तों कि आपका कार्य होगा, अगर ये कॉस्ट की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो ओवरऑल वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अगर ओवरऑल वर्क क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने कार्य को करते समय अपनी दिशा को भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद है, अगर 10वें नंबर पे देखें तो वो है आपका समर्पण। समर्पण देखिए, अगर आप समर्पित नहीं होते हैं, आप हर दिन अपनी योजनाओं में बदलाव करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आज को कुछ दिनों की तैयारी में मैं कलेक्टर बन जाऊं, कुछ दिन की तैयारी में मैं एसडीएम बन जाऊं, कुछ दिन की तैयारी में मैं क्लर्क बन जाऊं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि देखिए समर्पण न होने के बाद परिणाम क्या निकलता है, देखिए दोस्तों समर्पण न होने के बाद परिणाम ऐसे निकलता है जैसे ये वाली लाइन है ज्ञान की और ये वाली लाइन है आत्मविश्वास, ठीक है ना। अगर देखें ये लाइन है ज्ञान की और ये है आत्मविश्वास की, तो दोस्तों जब आपका ज्ञान कम होता है, जब आपका ज्ञान बहुत कम होता है तो आपका आत्मविश्वास बहुत हाई होता है ना। आपका ज्ञान अगर यहाँ है तो आपका आत्मविश्वास, अगर आपका ज्ञान इस लेवल पे है तो आपका आत्मविश्वास इस लेवल पे होता है। आपको लगता है मैं सब कुछ कर ले जाऊंगा, ऐसा लगता है कि यूपीएससी मैं पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाऊंगा, मैं पीसीएस का तो फॉर्म ही नहीं भरूंगा, ठीक है। एसएससी वगैरह के बारे में तो मैं कभी सोचूंगा ही नहीं, है ना। अदर वनडे एग्जामिनेशन तो मेरे लायक बना ही नहीं। ये जब ज्ञान कम होता है तो ये आपके अंदर एक भ्रम पैदा होता है, आप भ्रमित रहते हैं कि मैं तो कुछ भी कर जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे आत्मविश्वास जो है वो घटता जाता है, वो घटता जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति का आत्मविश्वास नहीं होता, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा। आप सुनिए क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप यूपीएससी के सिलेबस के बारे में जानते जाते हैं, आपको लगता है कि मुझे और तैयारी करना है, मुझे और डायरेक्शन चाहिए, मुझे और डायरेक्शन चाहिए, मुझे और टाइम चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर सुधार के लिए और व्यवस्थित करने के लिए फिर आप और मेहनत करने लगते हैं, क्योंकि इसके सिलेबस में, इसके सिलेबस में, इसके सिलेबस में, इसके सिलेबस में सब में अंतर है। शक्ति, मेहनत और ऊर्जा सब में समान लगती है। इसकी तैयारी करने वाला व्यक्ति इसको बड़ा मानता है, इसकी तैयारी करने वाला व्यक्ति इसको, और इसकी तैयारी करने वाला इसको, और यूपीएससी की तैयारी करने वाला सबसे अपने आप को बहादुर मानता है। तो धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना पड़ेगा दोस्तों। आप जब तक यहाँ रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे कि आपका ज्ञान कम बढ़ते जाता है, आपका आत्मविश्वास जगमगाते हुए अदर नौकरियों में जाता है, फिर आप सोचते हैं कि जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पर मैं पीसीएस फॉर्म भर दूं, उसके आधार पर मैं एसएससी का ज्ञान भर दूं, फिर उसके बाद आपको लगता है कि लेखपाल हो जाऊं या कोई छोटी सी वीडियो हो जाऊं, कोई छोटी सी नौकरी मिल जाए जिससे जीवन चल जाए। उद्देश्य बदल जाता है। उद्देश्य था नौकरशाही में जाना और उद्देश्य हो जाता है नौकरी। तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है मित्रों यहाँ पे सोच का, विचारधारा। तो जब अपने पर आत्मविश्वास करें या आप सही से देखें, अगर आपने आपको देखें कि जब आप समर्पित होते हैं किसी उद्देश्य के लिए तो समझ पैदा करनी चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वास्तविकता में उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना समय दे पा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना। इस आयोजन के माध्यम से जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं उन सभी बिंदुओं पे दोस्तों, क्योंकि पाठ्यक्रम पढ़ाना तो हमारी आदत में है, हम पाठ्यक्रम को पढ़ा देंगे सरलता से, लेकिन पाठ्यक्रम पढ़ना आपकी आदत में है कि नहीं है, पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए आप प्रेरित हैं कि नहीं है, ये जानते रहना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। किसी कार्य को पूरा करने से पहले उस कार्य के संसाधनों में, अगर हम जिन विशेषताओं के बारे में आपको बताया, अगर उनका आपसे उनकी
मुलाकात नहीं है तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि संयम और धैर्य नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, योजना नहीं होगी, निरंतरता नहीं होगा, अगर आप में कहा जाए समय प्रबंधन करने की क्षमता नहीं होगी, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो दोस्तों आप सभी इस रणनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत कठिन हो जाएगा ये सफर आपके लिए, बहुत कठिन हो जाएगा सफर दोस्तों, जब अभ्यास करने की सही अभ्यास नहीं कर पाएंगे, सही दिशा नहीं, समर्पण नहीं, तो कठिनाई आपके सामने आती ही रहेंगी दोस्तों। तो आप सभी को अपने आत्मविश्वास और अपने ज्ञान के बीच में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में आप लोग देखें जहां पे अगर हम स्वरूप की बात करें तो जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी की परीक्षा का जो पेपर होता है दोस्तों, उसमें 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं, ठीक है, 3 चरण होते हैं। उन 3 चरणों में अगर हम बात करें तो देखिए इसमें पहला चरण होता है, पहला चरण है वो है प्रारंभिक परीक्षा का, प्रारंभिक परीक्षा का चरण होता है, ठीक है ना। तो प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत दोस्तों देखें प्रारंभिक परीक्षा, देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है जीएस का पेपर होता है दोस्तों, जो 200 मार्क का आपका होता है, ठीक है, और एक होता है आपका देखिए आपका सीसैट का पेपर होता है, जिसमें आप बहुत से देखिए इसमें आपको जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो जीएस के संपूर्ण सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। जो आईआर है दोस्तों वो करंट का ही पार्ट है, तो आप करंट से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। और यहाँ पे जो रहा वो आपका बहुत कुछ, आप देखिए कंप्रिहेंशन आपसे पूछा जाता है, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट आपसे पूछा जाता है, रीजनिंग है, मैथ है, आपका इंग्लिश है, ये सारी चीजों का आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर कहा जाए सीसेट कहीं मैथ आता है, इंग्लिश आता है, तो हमसे तो मैथ और इंग्लिश नहीं आती है, आपको लगेगा मैथ और इंग्लिश तो हमारे लिए टफ है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूं 80 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर इसमें आपका 27 क्वेश्चन आपका सही है तो ये क्वालिफाइड नेचर का होता है, आप इसमें पास हो जाता है। और अभी तक अगर रिकॉर्ड में करूं तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों जीएस के पेपर में, और अगर किसी का 49 या अगर हम कहें 50 प्लस होता है तो 100% का प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकता है। तो आप ये देखें कि अगर अपनी मेहनत को अगर सही दिशा में आप लेके जाएं तो 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन वहां करने हैं और 27 क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन में से यहाँ करने हैं दोस्तों, और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद जो दूसरा चरण है उसको हम लोग कहते हैं मुख्य परीक्षा या मेंस, ठीक है, क्या कहते हैं? मुख्य परीक्षा, है ना, मुख्य परीक्षा, या इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। मेंस एग्जामिनेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो जीएस पेपर है यहाँ होता है 4 पेपर, ठीक है, 4 पेपर। फर्स्ट पेपर, इसमें हम पूरी व्याख्या आपको एक अलग क्लास में देंगे, है ना। एक आपको इंट्रो में यहाँ पे आपको दे दे रहा हूँ, 3rd और 4th देखिए, ठीक है। यहाँ पे 4 पेपर होते हैं, ये सारे पेपर 1000 मार्क के होते हैं, अर्थात ईच पेपर जो होता है वो 250 नंबर का आपका होता है, 250 नंबर का आपका वो पेपर यहाँ पे होता है। तो इन सभी में अलग अलग विषयों से संबंधित जानकारी आपसे पूछी जाती है और उससे आपको लेखन शैली के माध्यम से आपको यहाँ पे देना होता है दोस्तों। क्योंकि जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है वो एमसीक्यू बेस का होता है, एमसीक्यू बेस का आपका होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 या 4 दोस्तों, या ए बी सी या डी, ऐसे ऑप्शन आपको बनाए जाते हैं, उनमें से आपको चूज करना होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में आपको लेखन करना होता है, ये पूरी तरीके से लेखन क्रियाविधि पर होती है, अर्थात आप सभी का एक पेपर 3 आवर का होगा, 3 घंटे का होगा, और उस 3 घंटे में आपको 3250 वर्ड का राइटिंग करना है, जिसमें से आप अगर है ना 2700 से 2800 वर्ड अगर आप राइटिंग करते हैं, अर्थात सारे आंसर आप अच्छी तरीके से दे देते हैं उसके मार्क्स में, तो आप यहाँ पे अच्छा पेपर माना जाता है, देखा जाएगा। तो फिर उसके बाद एक पेपर होता है एसे राइटिंग का, जिसको हम लोग निबंध बोलते हैं, निबंध का पेपर है, ये है 250 नंबर का दोस्तों। ये ऐसे मुद्दे पे पूछा जाता है जिन मुद्दों को आप भली भांति जानते हैं, सुनते हैं, देखते
समाचार पत्रिकाएं हो, न्यूज चैनल्स हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया का हो, आम लोगों का डिस्कशन हो, ये इसका विषय बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम देखें तो ऑप्शनल पेपर होता है, वैकल्पिक विषय होता है, वैकल्पिक विषय हो जाता है। दोस्तों वैकल्पिक विषय की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ वैकल्पिक विषय एक आपको चूज करना पड़ता है, कोई भी वैकल्पिक विषय, जैसे आप हिस्ट्री है, पॉलिटी है ना, राजनीति शास्त्र है, अपनो प्रशासन है, बहुत सारे आप जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके होते हैं, ठीक है, उन ऑप्शनल सब्जेक्टों में से आपको अपने रुचि के अनुसार एक विषय चूज करने की आपको पूरी तरीके से छूट होती है। और उससे अच्छी तरीके से अगर देखा जाए उस विषय में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है। यह टोटल 500 मार्क्स का होता है, ईच जो है दोस्तों 250 मार्क्स का होता है। और ऐसी स्थिति में देखें तो आप इस प्रश्न पत्र में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा पढ़ने का मौका मिल जाता है। यूपीपीसीएस ने अभी हाल ही में वैकल्पिक विषय को पूर्णतः समाप्त करके स्टेट यूपी विषय पे 2 अलग-अलग प्रश्न पत्र को जोड़ दिया, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 को यहां से जोड़ दिया। तो बहुत ही शानदार है। जीएस का 4 पेपर है, आपका निबंध है, फिर वैकल्पिक विषय। अब इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसके साथ आप देखें तो 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, अनिवार्य विषय कहा जाता है। अनिवार्य विषय ये क्या होते हैं, ये मैं मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं आपसे, अनिवार्य विषय की बात करें। देखिए अनिवार्य विषय में अगर हम लोग देखें तो पहला जो होगा वो है आपका हिंदी। मैं हिंदी की बात करता हूं तो 22 भाषाएं हैं, अनुसूची नंबर 8 के अंतर्गत 22 भाषाओं की बात की गई। उन 22 भाषाओं में से किसी भाषा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए आपने इंग्लिश लिया, ठीक है ना, इंग्लिश लिया तो आपको ध्यान में रखना है कि तीनों ये दोनों पेपर जो होते हैं 3-3 मार्क के आपके होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके मार्क, इसके नंबर जो होते हैं इसके आपके पूरे नंबर में जोड़ते नहीं, नंबर नहीं जोड़ा जाता है इनका, है ना, नहीं जोड़ा जाता। तो क्या होता है, ये अनिवार्य विषय है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो आपकी मेंस की कॉपी चेक नहीं होती। तो आपको इन विषयों पे बहुत अच्छी तरीके से पकड़ रखना चाहिए, क्योंकि जब ये विषय आपके तैयार होते हैं, आप इन विषयों पे अच्छा काम कर चुके होते हैं, तभी जाके आपकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा आपकी कॉपी चेक नहीं होती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हो गए कितने पेपर, 4 पेपर हो गए, जीएस के 2 पेपर हो गए, ऑप्शनल के 1 पेपर हो गया, निबंध का, और 2 पेपर हो गए आपके अनिवार्य विषय के। तो 4, 2, 6, 3, 9 विषय आपके होते हैं ओवरऑल मेंस में। 9 पेपर आपके होते हैं मेंस में। और मेंस तब जाके आप क्वालिफाई कर पाते हैं जब इन 9 पेपर में आप पास होते हैं। जब आप पास हो जाते हैं तब क्या होता है, तब होती है मुख्य परीक्षा, तब होता है आपका व्यक्तित्व परीक्षण, जिसे हम बोलते हैं इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू आपका हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू। देखिए ये है 275 नंबर का, ये कितने नंबर का होता है, 275 नंबर का। देखिए 275 नंबर में दोस्तों पहले ही आप इतना पढ़ लिख करके परीक्षा दे करके प्रारंभिक चरण को पास करके आ चुके हैं, मुख्य चरण को पास करके आ चुके हैं, तो ऐसे आधार पे आप सभी को क्या होता है कि आपको इसमें भाग लेने के लिए बुलाया जाता है दिल्ली संघ लोक सेवा आयोग के बिल्डिंग में, और वहां होता है आपका साक्षात्कार। जब साक्षात्कार होता है तो उसमें आपसे उस समय के करंट इश्यूज को, आपके विषय से संबंधित जो विषय आप पढ़ करके आए हैं, जिन विषयों में आप उत्तीर्ण होकर के आए हैं, उनसे संबंधित, आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, आपके व्यक्तिगत अनुभव से संबंधित, आपके व्यक्तिगत जीवन में आपने किन चीजों को देखा, क्या समझा, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रशासन में करेंगे, लोक कल्याण के हितों से संबंधित आपके विचारधाराओं को देखा जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है। एक बाकायदा बोर्ड आपके लिए आपका चयन करने के लिए आपका इंटरव्यू लेती है। इस इंटरव्यू के बाद आपका चयन दोस्तों मेंस की परीक्षा का मार्क, है ना, मेंस के जो मार्क्स आपके होते हैं प्लस आपका, है ना, इंटरव्यू का मार्क, है ना, इंटरव्यू का मार्क जो होता है इसे अटैच करके जो टोटल बनाया जाता है ना, उसकी उसी से आपकी रैंक बनती है, वही आपका रैंक बनाता है दोस्तों। और वही रैंक ही डिसाइड करती है कि आप यूपीएससी में आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, आईआरएस बने। आपकी रैंक बताती है, आपके जितने टोटल नंबर होंगे वही नंबर ये जस्टिफाई करता है कि आप किस पद पे पहुंचेंगे। जैसे कि आप देखें यहाँ पे बैठा व्यक्ति डीएम बन जाएगा, यहाँ पे एसपी बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। यहाँ पे आप देखें आईएफएस, वो एम्बेसडर जो दूत आपके होते हैं एम्बेसडर बन जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपका
कमिश्नर बन जाएगा, रेवेन्यू ऑफिसर बन जाएगा, तो ये सारे पद आपको मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में कोई इतना बड़ा उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ संयमित होकर के, धैर्यपूर्वक, अपने पर विश्वास करके अगर इस परीक्षा की तैयारी की जाए तो सफलता कहीं दूर नहीं। और दोस्तों, ये सब आप सभी के लिए निःशुल्क इस परीक्षा का आयोजन कर रहा है, निःशुल्क इस तैयारी का आयोजन कर रहा है। इस तैयारी का आयोजन अगर आप सभी अच्छी तरीके से करते हैं तो इसमें प्राप्त होने वाले जितने भी इसमें योगदान देने के लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी वह इस संस्था के द्वारा आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। तो मैं मानने के लिए, जैसा कि आप सभी के साथ आज पहली क्लास में चर्चा के लिए उपलब्ध हुआ था कि हम यूपीएससी की तैयारी को कैसे शुरू करें, क्या करें, इन पे पूरी चर्चा के लिए मैं आप सभी के साथ उपस्थित रहा। दोस्तों, लगातार यूं ही आप सभी के साथ क्लास में बना रहूंगा। आप सभी भी जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कर लीजिए, जिससे हम सभी मिलकर के एक ऐसा मुकाम हासिल करें, एक ऐसा स्थान हासिल करें जिससे दुनिया देखती रह जाए। आप उस क्षेत्र से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस माँ बाप के परिवार के सपने हैं आप, जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उसे पूरा करने के लिए अब आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब है हम आपके साथ, श्रवण महासंघ फाउंडेशन आपके साथ में मिलकर के बहुत ही मजबूती के साथ आप सभी को शिक्षा के उस क्षेत्र में ले जाएगी जहां से आप अपने भविष्य को सुनहरा अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करूंगा और फिर आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी जल्दी ही अपनी तैयारी को पूरी करिए और कल से हम लोग जुड़ते हैं क्लास में। और दोस्तों, कल का विषय होगा हम सिलेबस को पढ़ें कैसे, हम विषय को पढ़ें कैसे। तो पूरे सिलेबस पे हम ओपन डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके साथ में, तो आप सभी उपस्थित रहिएगा कल 12:30 बजे इसी चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।